वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 न्यूज़ में। देखिए, चिकित्सा विभाग में अगर सेवा करने का सपना अगर आप देख रहे हैं, नौकरी पाने का सपना अगर आप देख रहे हैं, तो जीएनएम प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम स्टार्ट हो चुके हैं। एएनएम के जो प्रशिक्षण के जो है आवेदन वो स्टार्ट हो चुके हैं और 20 अक्टूबर एएनएम के आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर आप एएनएम में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो अगर आपने वहाँ पे अभी तक फिल नहीं किया है तो आप फिल कर सकते हैं। 20 अक्टूबर अभी उसकी अंतिम तिथि है। आज हम बात करने वाले हैं जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए चलते हम बिना समय गवाए उस विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं प्रगति एजुकेशन 24, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलते रहते हैं इसी प्रकार के कंटेंट यहाँ पर। साथ ही टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वहीं मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 के लिए ये विज्ञप्ति निकाला गया है। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम मेन मुद्दे की तरफ। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण यानी कि जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश के लिए 17 अक्टूबर 2022 17/10/2022 से प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, जो 10 नवंबर 2022 तक 17/10/2022 से ये आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, जो 10 नवंबर 2022 के मध्य रात्रि तक होने वाले हैं। तो आवेदन संपूर्णतः ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। एएनएम में ऑफलाइन आवेदन होता है, ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है, और यहाँ जीएनएम में ऑनलाइन आवेदन ही होने वाले हैं और काउंसलिंग भी आपकी ऑनलाइन आवेदन से ही होगी, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। तो अंतिम तिथि का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 17 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, जो 10/11/2022 तक चलने वाले हैं। तो अब आगे हम शैक्षणिक योग्यता, आयु, फीस की हम बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण कार्यक्रम 2022-23 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। इसी के बारे में हम शैक्षणिक योग्यता की सबसे पहले बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो वर्तमान में आईएनसी और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 होनी चाहिए, यानी आप 12वीं पास होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान जो स्ट्रीम है, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी विषय से अगर आप उत्तीर्ण है 12th पास, तो आपको इस प्रवेश में प्राथमिकता मिलने वाली है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिकता है वो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाली है। यदि जीव विज्ञान के वर्ग के अभ्यर्थी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो कैंडिडेट है वो नहीं मिल पाते हैं, तो अन्य विषय के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु उसी जाति के वर्ग में विचार किया जाएगा। ठीक है, तो अगर अन्य कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो बाकी जो कैंडिडेट हैं आर्ट्स कॉमर्स वाले, उनको यहाँ पे प्राथमिकता मिलने वाली है। इसके बाद सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और एमबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के लिए 40%, आपको 12th में कम से कम 40% होना अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। ये न्यूनतम प्राप्तांक है, देखिए 40 और 35%, लेकिन अभी बहुत हाईएस्ट प्राप्तांक होते हैं, तो मतलब न्यूनतम आपके पास ये होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। आयु की अगर बात करें, आपकी एज क्या होनी चाहिए, 31/12/2022 को आधार मानकर आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष, यानी अगर आप मेल कैंडिडेट है, जीएनएम मेल कैंडिडेट भी कर सकता है और फीमेल कैंडिडेट भी कर सकता है। एएनएम केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए ही होती है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के फॉर्म अप्लाई होंगे। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी न्यूनतम आयु जो है 31/12/2022 को आप गणना कर लीजिएगा, 17 वर्ष हो जानी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 28 वर्ष हो। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 31/12/2022 को न्यूनतम 17 वर्ष की एज हो जानी चाहिए और अधिकतम 34 वर्ष 34 ईयर्स एज महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। तो एज का पूर्णतः ध्यान रखें आप, तभी आप फॉर्म फिल करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति
जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। देखिए, अगर आप किसी विशेष कैटेगरी में आते हैं जनरल को छोड़कर, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST OBC वर्ग में, है ना, तो आपको नियमानुसार 5 साल की छूट दी जाएगी मैक्सिमम एज में, है ना। मिनिमम एज में छूट नहीं मिलने वाली, मिनिमम तो आपको 17 ईयर होना ही है, 17 साल की एज मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज है, अगर आप कोई पुरुष है जैसे 28 से ज़्यादा हो चुका है, 29 30 हो गया, 34 हो गया, तो उसको नियमानुसार 5 साल की छूट मिलेगी। फीमेल में भी सेम एज वही रहेगा। और जन्म तिथि के लिए आपकी गणना जो है वो आपका सेकेंडरी जो मार्कशीट है, अंक तालिका, उसके अकॉर्डिंग की जाएगी, तो वो आपको वहाँ पर स्कैन की जानी है। विभागीय कोटे से अगर कोई प्रवेश लेना चाह रहा है, जैसे कोई स्थायी कार्मिक है, उसको अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। और अगर कोई स्थायी महिला एएनएम है ना, जैसे मैं एएनएम है, अगर वो जीएनएम करना चाह रही है तो उसको आयु सीमा में 40 वर्ष की छूट यहाँ पे मिलने वाली। विभागीय की बात कर रहे हैं, विभागीय कोटे की, ठीक है। और अन्य जनरल जानकारी की हम बात कर लेते हैं कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी अवधि पाठ्यक्रम, देखिए राज्य सरकार के अंदर पाठ्यक्रम के अनुसार ये 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप, पहले 3 साल और 6 महीने हुआ करता था, अभी केवल 3 इयर्स का होता है, जो नए सिलेबस है, नए अमेंडमेंट के अनुसार। तो 3 साल का ये कोर्स है जिसमें 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप भी शामिल हो चुकी है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि में एएनएम को मिडवाइफरी प्रशिक्षण में 6 माह की छूट देनी नहीं होगी। अगर कोई एएनएम है और जीएनएम में उसने एडमिशन लिया है तो उसको कोई भी इसमें, जैसे 6 माह की इंटर्नशिप जो होती है, इंटर्नशिप जीएनएम में थोड़ा अलग होता है, एएनएम में अलग होता है, तो इसमें एएनएम कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी छूट नहीं मिलने वाली, यानी उसको भी 3 इयर्स का भी कोर्स करना रहेगा। और बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो आदेश क्रमांक है उसके अनुसार, जैसे जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से अगर आपने सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं तो उसमें आपकी प्रवेश में शामिल नहीं किया जाएगा, इस बोर्ड को ये मान्यता नहीं देते हैं। प्रशिक्षण में चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय मेरिट सूची, यानी कि स्टेट से आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी और राजकीय और निजी संस्थानों हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। यानी कि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट, यानी राजकीय जो प्रशिक्षण केंद्र है और निजी प्रशिक्षण केंद्र है, उनके लिए अलग अलग आवेदन नहीं करना है, केवल आपको एक ही आवेदन फॉर्म भरना है। जो राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी उस मेरिट के अनुसार आपको जो भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है वो आपको अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजकीय एवं निजी क्षेत्र के जो संचालित निजी नर्सिंग स्कूल है उनमें प्रवेश में होने वाली काउंसलिंग हेतु आपको 500 रुपये, यानी कि पहले आपको नॉन रिफंडेबल जो है अग्रिम राशि है वो आपको 500 रुपये काउंसलिंग के रूप में आपको जमा करवाने रहेंगे, जिसका बैंक की डिटेल यहाँ पे दे रखी है, ये आप एक बार देख ले। ये काउंसलिंग के टाइम की बात है, जब आपका इसमें काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा तो आप यहाँ पे जमा करवाएं, और जिसकी प्राप्ति रसीद जो होगी बैंक से जो आप जमा करवाएंगे वो प्राप्ति रसीद आप अपने पास संभाल कर रखें। जब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उसके पूर्व विभागीय वेबसाइट पर एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आपको वो जो रिसिप्ट है उसको आप स्कैन करके उसको अपलोड, विकल्प पत्र होगा उसके साथ आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको काउंसलिंग में प्रवेश दिया जाएगा, यानी काउंसलिंग प्रक्रिया जब होगी उससे पहले अगर आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके अंदर आपको अपलोड करना रहेगा, उसके बाद ही आप काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। अगर आप 500 रुपये सबमिट नहीं करवाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अभ्यर्थी को राजकीय काउंसलिंग से राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल आवंटन होने पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेगा, यानी किसी कारणवश अगर आप प्रवेश नहीं ले पाते हैं या छोड़ देते हैं, तो जो भी आपको आवंटित निजी या गवर्नमेंट जो भी मिलता है प्रशिक्षण केंद्र, तो आपके द्वारा जो 500 रुपये जमा कराए हैं वो अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी सरकार द्वारा। यानी कि वो 500 रुपये आपको नॉन रिफंडेबल है, वो 500 रुपये आपको नहीं मिलेंगे अगर आप किसी कारणवश छोड़ देते हैं या काउंसलिंग में नहीं जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आपके 500 रुपये जब्त किए जा सकते हैं। तो सत्र आरंभ होने का संभावित जो है ये दिसंबर 2022 से आपका सत्र आरंभ होने की पूर्णतः संभावना है, यहाँ से हो जाएगा। काउंसलिंग की बात करें तो राजकीय सेवा में कार्यरत नियमित स्थायी, यानी अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, वो अगर ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो राजकीय सेवा में कार्यरत नियमित यानी कि स्थायी कर्मचारी, इसमें जो संविदा कार्मिक है या कोई और अन्य यूटीबी कार्मिक है या कोई और भी है बिना स्थायी को छोड़ के, तो उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो राजकीय सेवा में कार्यरत स्थायी विभागीय कर्मचारी को राजकीय काउंसलिंग के माध्यम से ही प्रशिक्षण केंद्र आवंटन किया जाएगा। प्राइवेट फेडरेशन के द्वारा विभागीय कोटे के कर्मचारी को प्रशिक्षण केंद्र आवंटन नहीं किया जा सकता है। यानी गवर्नमेंट विभागीय कर्मचारी उसको केवल गवर्नमेंट का कॉलेज
कॉलेज ही मिलेगा, प्राइवेट का कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहे। प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना जो है देखिए आप ये वेबसाइट है www.rajswasth.nic.in, इससे आप विजिट करते रहे, यहीं पे आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा। कोई भी सूचना होगी तो आपके मोबाइल नंबर पर आएगी, उस पर मैसेज के द्वारा सूचित किया जाएगा, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और कोई भी अलग से आपको सूचना नहीं दी जाएगी, तो आपको आपके मोबाइल पे एक्टिव रहना है और मोबाइल नंबर एकदम से आप सही से दे और वो अपने पास रखे, कोई भी मैसेज आए तो उसको आप देखते रहे। बाकी हम तो है ही। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रशिक्षण केंद्र आवंटन। ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी को राज्य स्तरीय मेरिट एवं अभ्यर्थी के ऑनलाइन दिए गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा। आपसे विकल्प भरवाया जाएगा, आपको कहाँ पे लेना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको परसेंटेज के माध्यम से आपको वरीयता मिलेगी और आपको काउंसलिंग के जरिए कॉलेज आवंटन, प्रशिक्षण केंद्र आपको आवंटन करवा दिया जाएगा। प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, विभाग के स्थायी कार्मिक होने के निर्धारित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अंकतला आदि उनके नर्सिंग स्कूल में ही रहेंगे। यानी कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, आपको डॉक्यूमेंट लौटाए नहीं जाएंगे। बाकी ये नियम है जो विशेष छूट के लिए हैं, तो ये आपको नोटिफिकेशन अभी डाल देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आवेदन शुल्क की हम बात कर लेते हैं, आपको क्या फीस देना रहेगा और क्या आवेदन शुल्क रहेगा। तो आवेदन शुल्क की हम बात करें तो आवेदन शुल्क देखिए ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं। SC/ST अगर आप कैंडिडेट है तो आपका 110 रुपये आपका फीस लगने वाला है, और अगर आप सामान्य OBC, MBC, EWS कैटेगरी में आते हैं तो 220 रुपये आपको आवेदन शुल्क के माध्यम से देना है, जिससे आपका फॉर्म भरवाया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं। तो जो अभी हमने आपको वेबसाइट बताई वहाँ पे आपको जाना है, बाकी आप ई मित्र पे जाके आसानी से फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, अभी हम फॉर्म आपको बता देंगे किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाना है। तो आवेदन प्रक्रिया में आपको क्या लेके जाना है, एक तो आपके सिग्नेचर देखिए स्कैन होंगे वहाँ पर, तो आप सिग्नेचर करें वहाँ पे और स्कैन आपका वहाँ पे होगा। जाति प्रमाण पत्र आपके पास जो भी है आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य रहेगा। जाति प्रमाण पत्र ही भी अपलोड होगा क्योंकि उसी के बेस पर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जन्म तिथि की बात करें, डेट ऑफ बर्थ के लिए सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट है आपका 10th की अंक तालिका है, सर्टिफिकेट है, वो आपको वहाँ पे अपलोड किया जाना है। सीनियर सेकेंडरी के लिए बात करें तो सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट है या फिर समकक्ष, अगर आपने और भी कोई राजस्थान बोर्ड के मान्यता प्राप्त जो बोर्ड है उसके अनुसार आपने कोई भी बोर्ड से कोर्स किया है तो वो भी आपके लिए एलिजिबल है, वो भी आपका यहाँ पे अपलोड होने वाला है। और यदि आप निःशक्त हैं, डिसेबिलिटी में आते हैं किसी कैटेगरी के अंदर, तो आपको मेडिकल बोर्ड से जारी आपका निःशक्तता प्रमाण पत्र है वो आवेदन के समय स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विभागीय कर्मचारी है, नियमित गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्थायी कर्मचारी हैं जो इस प्रशिक्षण हेतु अपना आवेदन कर रहे हैं, वह अपने नियंत्रण अधिकारी जो भी आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी अधिकारी है उससे 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा का प्रमाण पत्र जो प्रपत्र से हैं वो भरकर आपको इसमें अपलोड करना रहेगा। तो आपको 10th का मार्कशीट लेके जाना है ईमित पर, 12th का मार्कशीट लेके जाना है, आपका जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। और अगर आप किसी निःशक्त जन कैटेगरी में आते हैं, डिसेबल है, OL है या जो भी आप कैटेगरी में आते हैं, तो वो आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। और अगर आप विभागीय कर्मचारी हैं तो 5 साल अगर आपको स्थायी नौकरी करते हुए हो गए हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आवेदन पत्र का पूर्ण रूप से भरने के पश्चात प्रिंट आउट ले ले, अपने पास रख ले। हार्ड कॉपी आपको कहीं पे भी भिजवाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऑनलाइन आवेदन भेजा जाएगा। हार्ड कॉपी आप संभाल कर रखें जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती है, जब तक आपका नंबर नहीं आ जाता है, आप ये चीज़ ध्यान रखें। और एक विशेष रूप से एक चीज़ ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आपका जो ऑनलाइन प्रिंट होगा फॉर्म, उस पर आप देख ले कि एप्लीकेशन आईडी उपलब्ध है कि नहीं है। देखिए फॉर्म जब प्रिंट होगा तो ऊपर सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर एप्लीकेशन आईडी कुछ नंबर लिखा रहेगा, अगर वो वहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अगर वहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, कोई भी आवेदन क्रमांक नहीं है, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। तो ये विशेष रूप से आप देखकर आश्वस्त हो जाए। फीस की हम बात कर लेते हैं, क्या फीस आपकी लगने वाली है। तो 500 रुपये की हम बात कर ही चुके हैं, काउंसलिंग के लिए आपको 500 रुपये लगाना है फीस के लिए। और बाकी हम बात कर लेते हैं राजकीय नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश के हेतु
यानी कि गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल्स में अगर आपका काउंसलिंग के थ्रू नंबर आता है तो आपकी फीस क्या रहने वाली है। ओबीसी, जनरल, एससी, क्रिमिलेयर जो कैंडिडेट हैं उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 10,000 रुपये आपको राजकीय नर्सिंग स्कूल में नंबर आने पर आपको सबमिट करवाने हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो एससी के हो, चाहे एसटी हो, चाहे एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, नॉन क्रिमिनल हो या ओबीसी हो, यानी कि आप फीमेल कैंडिडेट में इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 4,000 रुपये जो राजकीय नर्सिंग स्कूल फीस है वो फीस आपको यहाँ पे पे करनी रहेगी। अगर प्राइवेट में आता हो तो प्राइवेट में 50,000 है, 50,000 रुपये फीस है। उसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये फॉर्म है। इसके बारे में देखिए ऊपर फीस लिखा हुआ था, मैं आपको बताना भूल गया था। फीस के बारे में ये रहा, देखिए राजकीय नर्सिंग फीस वार्षिक है ना, सालाना आपको 10,000 रुपये फीस देनी रहेगी बॉयज़ कैंडिडेट को, और गर्ल्स कैंडिडेट अगर कोई है किसी भी कैटेगरी की उसको 4,000 रुपये फीस रहेगी। और निजी प्रशिक्षण स्कूल में अगर आपका नंबर आता है तो 50,000 रुपये आपको वार्षिक फीस रहने वाला है, और काउंसलिंग फीस 500 रुपये वो तो नॉन रिफंडेबल है। यानी कि गवर्नमेंट में नंबर आता है तो आपकी बल्ले बल्ले है, परसेंटेज अच्छे होने चाहिए तो नंबर आएगा। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं इस फॉर्म के बारे में। ये फॉर्म देखिए आपको अभी टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 पे मिल जाएगा। इसको आप प्रिंट कर ले और इसको अपने हाथ से भर ले, और इसको भरने के बाद आप ई मित्र पर जाए, और ताकि आप खुद आश्वस्त हो जाए। ई मित्र से देखिए कई बार गलतियां हो जाती किसी कैटेगरी को सेलेक्ट करने में, तो आप आपका फॉर्म पहले से भर के ले जाए और वहां पे उनको दे दे ताकि वो इसको देखकर भर ले। तो यहाँ पे आप आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगा दीजिएगा, और आप किस ग्रुप में, साइंस ग्रुप में है तो यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई अन्य ग्रुप है, जैसे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप साइंस ग्रुप से है तो यहाँ पे राइट कीजिएगा, अन्य ग्रुप में है अगर आप जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो यहाँ पे कीजिएगा, दोनों पे नहीं कर दीजिएगा ना, जिसमें है उसी में करना। आवेदक का वर्ग अगर आप महिला है तो महिला पे राइट कीजिए, पुरुष है तो पुरुष पे राइट कीजिए। आपका जाति वर्ग क्या है, जैसे जनरल कैटेगरी की तरह जनरल में कर लीजिए, बाकी जो भी आप किस में कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। निःशक्त जन जैसे ओएल है जो भी है आप है ना, डिसेबिलिटी है तो उसमें हाँ या ना करना, नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना। विभागीय कर्मचारी है अगर आप महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो भी है तो इस पर आपको यहाँ पे राइट करना है। आवेदन शुल्क की रसीद नंबर है वो यहाँ पे डलेगी, और बाकी अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में आप यहाँ लिख के ले जाए ताकि आपको इससे कोई गलती नहीं हो। पिता का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में कैपिटल अक्षर में, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ 10वीं की अंक तालिका में जो लिखी है वही लेकर जाए, वही लिख के जाए। 31/12/2022 को आपकी आयु क्या होने वाली है उसकी गणना आप कर लें आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी आपने जैसे 12th किया तो यहाँ पे 12th लिख दे। किस बोर्ड से किया, जैसे आपने सीबीएसई बोर्ड से किया तो सीबीएसई, आरबीएसई से किया तो आरबीएसई लिख दिए। उत्तीर्ण करने का वर्ष जो भी है आपका, जैसे आपने 2021 में किया है, जो भी किया, रोल नंबर आपकी क्या है वो रोल नंबर यहाँ डाल दे। पूर्णांक कितने का था, जैसे 500 का पूर्णांक था, प्राप्तांक जितने भी हुए, प्रतिशत कितने हैं वो यहाँ पे लिख ले। वर्तमान पता, स्थायी पता, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर अच्छे से आप लिख ले, है ना, और वही मोबाइल नंबर लिखे जो एक्टिव रहे हमेशा। और अगर आप विभागीय कर्मचारी है तो उसके लिए आपको ये भाग से जो अभी बताया था वो ये भर के देना है, और बाकी अदर कैंडिडेट को ये सबको ये भरना है। मे का मतलब आपका कैंडिडेट का नाम आएगा और आपके पिताजी का नाम यहाँ पे आएगा। डेट डाल दे यहाँ पे जब भी आप फॉर्म भरवा रहे, स्थान आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम लिख दे, आपके सिग्नेचर कर ले, और ये प्रारूप आप दे दे ताकि ई मित्र वाला अच्छे से इस फॉर्म को फिल कर पाए। बाकी और भी कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल।